दोस्तों, मौजूदा वक्त में हमारा समाज इस तरीके से क्यों सेट किया गया है जहां लगता है कि कुछ लोगों के पास जो वह करना चाहते हैं उसकी पूरी पावर है, वहीं दूसरों के पास खुद के कोई विचार तक नहीं है। ये हायरार्कीज आखिर कहां से आती हैं? आइए इसको समझते हैं। हायरार्की और लीडरशिप की हमारी जरूरतें हमारे बायोलॉजी में रूटेड हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे लीडर्स और फॉलोअर्स में सोसाइटीज डिवाइड हो गई थी? जवाब एक्चुअली में काफी सिंपल है। यह हमारे बायोलॉजी के कारण होता है दोस्तों। यह सब हार्मोन से शुरू होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने और हमारे बिहेवियर को सही रखने में हमारी मदद करते हैं, और ये आज भी हमें उतना ही अफेक्ट करते हैं जितना वे आज से हजारों साल पहले हमें प्रभावित करते थे। दोस्तों, जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं, जैसे अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव करते हैं, तो डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है जो हमें एक्साइटमेंट और खुशी से भर देता है। इसके अलावा सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में हमारी हेल्प करके हमारी सोशल लाइफ्स को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, एंडोर्फिन्स हार्मोन्स थकावट और दर्द को फिजिकल प्लेजर के रूप में छिपा लेते हैं। एंडोर्फिन भी एक कारण है जिसकी वजह से हम जिम ट्रेनिंग के कठिन दिन के बाद हम जिम से वापस खुशी खुशी आते हैं और वहां वापस जाने के लिए भी बेकरार रहते हैं। दोस्तों, 10,000 साल पहले एंडोर्फिन्स एक गांव के शिकारियों को शिकार को जारी रखने में मदद करता था। वह शिकारी बुरी तरीके से थकने के बावजूद अपने भूखे परिवारों के लिए मांस लाने में उनकी मदद करता था। आज ये हार्मोन प्रोफेशनल एथलीट्स जैसे रनर्स को अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, हमें सरवाइव करने में मदद करने के अलावा एंडोर्फिन हार्मोन ड्रिवन बिहेवियर सोशल हायरार्की का बेसिक टेम्पलेट बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उदाहरण के लिए हंटर गैदरर सोसाइटीज में एंडोर्फिन ने शिकारी को कम्युनिटी के लिए मांस सुरक्षित करने के लिए मीलों की दूरी तक जाने के लिए तैयार किया, जिसके बदले में उन्हें हायर स्टेटस के प्रिविलेजेस प्राप्त हुए। वहीं उन कमजोर लोगों को जो किसी एक या दूसरे कारण की वजह से शिकार में भाग नहीं ले सकते थे, उनको लेस प्रेस्टिजियस रोल्स स्वीकार करने पड़ते थे। तो ऐसा रोल मान लीजिए कि उनको जंगल में जाके फल को एकत्रित करना था। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच यह अंतर सोशल हायरार्की की दिशा में पहला कदम था। फिर भी इन क्लासिक डिस्टिंक्शंस के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार होने के कारण सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन कमजोर व्यक्तियों को एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के साथ साथ लीडर से जोड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में यह अंतर सोशल हायरार्की की दिशा में पहला कदम था दोस्तों। फिर भी इन क्लासिक डिस्टिंक्शन के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार होने के कारण सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कमजोर व्यक्तियों को एक पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ लीडर्स के साथ भी जोड़ते हैं। दोस्तों, जब सर्वाइवल की बात आती है तो एक ग्रुप में रहने के कई फायदे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अकेले खतरों का सामना नहीं करना पड़ता। यह हमें सुरक्षा की भावना देता है, जिससे हम धमकियों से बचने के बजाय प्रोग्रेस करने पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि एक ह्यूमन बीइंग जितना भी टाइम स्पेंड करता है, अगर उसे हर कोने से खतरे का आभास चले तो उसका दिन कैसे बीते। तो पुराने जमाने के लोगों को याद कीजिए। उस समय हमें शिकारियों, अन्य लोगों और रोगों से खुद को बचाने के साथ साथ फूड और शेल्टर को सिक्योर करने की भी कोशिश करनी पड़ती थी। तो इसकी वजह से हम ग्रुप्स में रहने लगे। हालांकि एक ग्रुप में रहते हुए हमें अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी कामों को डिवाइड करने का मौका मिला, जिससे हमें अन्य स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पर कंसंट्रेट करने में मदद मिली, जैसे कि बेहतर टूल बनाना। ये बदले में हमें सोसाइटी के रूप में प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके का सेग्रीगेशन यानी काम का सेग्रीगेशन बदले में हमें सोसाइटी के रूप में प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं दोस्तों। तो आप समझिएगा, इसी तरीके से हमने अपने दिमाग के अंदर सुरक्षित महसूस करने को प्रायोरिटाइज देना चालू किया और समय के साथ इसको बहुत बेहतरी से सीखा भी दोस्तों। यही वजह है कि हम अजीब सी बातें करते हैं, जैसे हम उस नौकरी को करते हैं जिससे हम नफरत करते हैं, क्योंकि वह हमें सिक्योर फील कराती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि सुरक्षा की फीलिंग ऐसे ही नहीं आती है। यह ग्रुप के लीडर का काम होता है जो आपको सुरक्षा मुहैया कराता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम गवर्नमेंट पे कितना डिपेंड होते हैं, अपनी आर्मी पे कितना डिपेंड होते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराए। इसी तरीके से कम्युनिटी मेंबर्स के चारों ओर एक सर्कल ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा चक्र
बनाना अति आवश्यक होता है। सुरक्षा चक्र उन लोगों के ग्रुप को डिस्क्राइब करता है जो कॉमन वैल्यूज और बिलीफ्स को शेयर करते हैं और एक दूसरे को खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं। इस सर्कल के अंदर मेंबर्स एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और इस तरीके से प्रोग्रेस के लिए अपने रिसोर्सेस को आपस में शेयर करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक लीडर ही होता है जो निर्धारित करता है कि वह चक्र कितना मजबूत बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉब चैपमैन ने हेसन सेंडियाक्रे कंपनी में मैनेजमेंट हिस्ट्री के कोर्सेज को बदलकर सेफ्टी के सर्कल को एक्सपैंड करने की कोशिश की, जिससे सभी एम्प्लॉयज को कंपनी के सामान और सेवाओं के लिए फ्री एक्सेस करने की अनुमति मिली। एक सेफ और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट में काम करने से कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच एक समझ बनी। इस समझ से उन लोगों ने पर्सनल क्राइसिस के समय भी एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। कुछ लोगों ने अपने खुद की पेड वेकेशन के दिन तक उन लोगों के लिए ट्रांसफर कर दिए जिनको इसकी जरूरत थी। तो दोस्तों, ये देखते हुए कि एक ग्रुप में रहने से हम आज सेफ फील करते हैं, ठीक जैसे कि तब महसूस करते थे जब हम गुफाओं में रहते थे, हमें एक ऐसे लीडर की भी जरूरत होती है जो हमारे रिसोर्सेस को पूरा करने और प्रोग्रेस को अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। आज लीडर एक कंपनी के कल्चर और वैल्यूज को डिसाइड करता है और इस तरह उनके एम्प्लॉयज की मेंटालिटी भी डिसाइड करता है। दोस्तों, जब हम सीईओ को इमेजिन करते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इमेजिन करते हैं कंपनी के, तो हम अक्सर ऐसे किसी व्यक्ति को विजुअलाइज करते हैं जो डील्स को सील करता है और कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि सक्सेसफुली चलने वाली कंपनियों के लिए कल्चर को क्रिएट करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उसके लिए फाइनेंस को मैनेज करना होता है। इसका कारण यह है कि एक कंपनी केवल अपनी बिल्डिंग, इन्वेस्टर्स और वर्कफोर्स की संख्या ही नहीं होती, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होती है। यह एक ऐसे कल्चर का भी प्रतीक होती है जो एम्प्लॉयज को कई मुसीबतों, कस्टमर्स को ट्रीट करने और वैल्यूज को प्रायोरिटी देने के लिए जानी जाती है। और क्योंकि सीईओज जैसे लीडर्स ये तय करते हैं कि कंपनी कैसे चलती है, तो वह अपने कल्चर को भी तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दोस्तों, गोल्डमैन सैश के इतिहास को देखकर यह सीख सकते हैं कि 1970 और 1990 के बीच कंपनी ने लॉन्ग टर्म ग्रीडीनेस के मोटो से ऑपरेट किया था, जिसमें कंपनी क्लाइंट्स को सपोर्ट करने की इच्छा दिखाती थी, भले ही उसका मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉसेस हो, यानी कि वो इसका ड्रामा करती थी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। परंतु 1990 के दशक के बाद से सीईओ लॉयड सी ब्लैंकफिन और कंपनी के प्रेसिडेंट गैरी डी कोहन ने कंपनी के फोकस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में शिफ्ट कर दिया, भले ही वह क्लाइंट्स के खर्चे पर ही क्यों ना आते हों। कंपनी कल्चर केवल लीडरशिप को इफेक्ट नहीं करता है दोस्तों, यह हायरार्की में सभी जगह पर फैला हुआ होता है। यह हायर किए जाने वाले एम्प्लॉयज को मिलने वाले स्टैंडर्ड्स को सेट करके अल्टीमेटली उन्हें कंपनी के साथ रहने के लिए तैयार करता है। आतंकी हमले का एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, जो मुंबई ताजमहल पैलेस होटल में एम्प्लॉयज की बहादुरी कंपनी के कल्चर का स्टाफ पर होने वाले प्रभाव का एक असाधारण उदाहरण है। इस हादसे में मेहमानों के हितों को कंपनी के हितों से आगे रखा गया था। 2008 में मुंबई के एक होटल पर आतंकवादियों ने हमला किया था और कई एम्प्लॉयज जो उस समय बचने के लिए भाग गए थे, वास्तव में मेहमानों की मदद करने के लिए वापस आए। कुछ एम्प्लॉयज तो होटल के गेस्ट को बचाने के लिए मानव ढाल तक बन गए दोस्तों, और इसी वजह से बहुत सारे लापता हुए लोगों में से आधे होटल के स्टाफ थे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के प्रति हमारी निकटता और सहानुभूति से आती है, यानी एम्पैथी बिहेवियर से आती है, जिसके बिना हम बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक लीडर की भूमिका में होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अच्छे हैं। जब लीडर और टीम के बीच के संबंध किसी भी तरीके से अलग हो जाते हैं तो परिणाम बहुत बुरा होता है दोस्तों। संक्षेप में यह इसलिए है क्योंकि असल में जिम्मेदारी का मतलब दूसरे लोगों की देखभाल करना है। जब हम उन लोगों से अपने आप को अलग करके देखते हैं जिनके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, तो हम उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपनी कंपनी को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर सबसे बुरी बात यह है दोस्तों कि हम इसके लिए अवेयर ही नहीं होते। तो हमारी जिम्मेदारी की भावना हमारी सहानुभूति से आती है। इसे किसी और के जूते में खुद के पैर रखने की एबिलिटी भी कहा जा सकता है। एम्पैथी यानी सहानुभूति के बिना हम उन डिसीजंस के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानने का रिस्क लेते हैं जो दूसरे को प्रभावित करता है। और अगर हम इस नॉन एम्पैथी बिहेवियर को करने के बावजूद भी खुद को इससे डिस्टेंस करके देखते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्शन की ओर चले जाते हैं दोस्तों। और इस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमें हमारे द्वारा किए गए एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस
लेस रियल लगते हैं। परंतु यदि हम इन एक्शंस को उससे कंपेयर करें जो एक्शंस हमने एम्पैथी को रख के लिया था, तो हमें डिफरेंस ज्यादा पता चलते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में इमेजिनेशन के सबूत देखते हैं, जिसमें वॉलंटियर्स जो टीचर्स के रूप में थे, उनको उन बटन्स को पुश करने के लिए कहा गया जो बिजली के शॉक को इंक्रीज करते, और ये शॉक उन्हें अपने स्टूडेंट्स को देने थे। तो ये जो शॉक्स थे यानी झटके थे, ये माइल्ड स्ट्रेंग से लेकर बहुत खतरनाक और जानलेवा झटके भी थे। पर ये बता दें दोस्तों कि टीचर्स के ग्रुप को यह नहीं पता था कि सभी स्टूडेंट जिनको शॉक दिए जा रहे हैं वो सिर्फ एक्टर्स हैं और उन्हें वास्तव में कोई शॉक नहीं दिया जा रहा था। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को चालू किया गया तो कई टीचर्स ने स्टूडेंट्स पर स्पष्ट रूप से शॉक देने के लिए डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस किया, परंतु मिलग्राम ने पाया कि एक टीचर की स्टूडेंट से जितनी कम रिलेशनशिप होती है, उस टीचर का शॉक देने के काम को जारी रखने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। तो वास्तव में टीचर ने जब दूसरे की चीख और दर्द को देखा ही नहीं या सुना ही नहीं, तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को डेडली वोल्टेज देना जारी रखा। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर होता है कि जब हमारा डायरेक्टली किसी से कनेक्शन नहीं होता है तो हम नॉन एम्पैथेटिक होकर दूसरे से सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। तब हम अन्य लोगों के हितों पर हमारी रुचि को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, जिससे हमें दूसरों की कीमत पर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। जिससे हम दूसरों की कीमत पर निर्णय लेते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, टाइटैनिक की पहली यात्रा के बारे में विचार कीजिए दोस्तों। मैनेजमेंट के लिए ट्रैवलर की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने एडिशनल लाइफ बोट्स की लागत में कटौती करने का फैसला किया। हालांकि ये तो क्लियर है कि एडिशनल लाइफ बोट्स टाइटैनिक को डूबने से नहीं रोक सकती थी, मगर इस तरीके का कठोर निर्णय लेने से कई अनावश्यक मौतें जरूर हुई थी दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि एक ग्रुप का हिस्सा होना हमें सुरक्षा की भावना और प्रगति के लिए अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके विपरीत आइसोलेटेड फील करना यानी अकेला फील करना या फिर थ्रेटेंड फील करना यानी किसी की धमकी सुन के डर जाने हमें बहुत सेल्फिश बना देता है दोस्तों। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं जब हम बेबी बूमर्स या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पैदा हुई पीढ़ी को देखते हैं। एक स्पॉइल्ड इकोनॉमी में पैदा होकर वे अपने माता पिता से ज्यादा स्वार्थी बन गए। इसके अलावा पिछली पीढ़ी की वैल्यूज का विरोध करने के कारण युवा पीढ़ी ने बेबी बूमर्स को उनके माता पिता की तुलना में अधिक सेल्फ सेंटर्ड बना दिया था। तो दोस्तों सॉलिडारिटी पर सेल्फ सेंटर्डनेस बिहेवियर को प्रायोरिटी देना का एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं कि कैसे बेबी बूमर्स ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1981 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्ट्राइक को संभालने के तरीके का स्वागत किया था। रीगन ने 11,000 हड़ताली कार्यकर्ताओं को निकाल दिया था। इस डिसीजन में उन्होंने कंपनी की तरफदारी की थी जिन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बेटर पेमेंट की मांग का विरोध किया था और वर्कर्स के वेलबींग को भुलाकर प्रॉफिट्स पर ज्यादा ध्यान दिया था। तो दोस्तों एक बार जब हम मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं यानी प्राइमरी बना लेते हैं, तो इससे हम दूसरे के अपमान करने को भी अजीब नहीं समझते। ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है जो ग्लोबल बिजनेस को संभव बनाता है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमें समझना होगा दोस्तों कि बिजनेस इतने विशाल पैमाने पर काम करते हैं कि कई बार हम इंसानों को बेकार समझ लेते हैं और इंसानों को सिर्फ ग्राहक, शेयर होल्डर्स या एक्सपेंसेस के रूप में देखने लग जाते हैं। इंसान की इंसानियत को नहीं पहचानते और उस वैल्यू को नहीं समझते। इसी वजह से हम कई सारे लोगों को अमानवीय होने की संभावना रखते हैं, अर्थात उन्हें एक स्पेसिफिक उद्देश्य को पूरा करने वाले उपकरण के रूप में देखते हैं, यानी एक मशीन के रूप में देखते हैं दोस्तों। हम भूल जाते हैं कि वो लोग जिंदा हैं और उनकी भी कुछ जरूरतें हैं। उदाहरण के लिए 2009 में सैल्मोनेला फैलने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों लोग कंटामिनेटेड यानी दूषित हो गए थे। लेकिन ये प्रकोप कैसे हुआ दोस्तों? अमेरिका की पीनट कॉर्पोरेशन ने 300 से अधिक कंपनियों को दूषित मूंगफलियां दी और इस प्रकार से ही यह रोग बहुत फैल गया। और आपको समझा दें दोस्तों कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पीसीए ने, पीनट कॉर्पोरेशन ने जानबूझकर दूषित मूंगफलियां भेजी थी ताकि वह अपने कैश फ्लो को बनाए रख सके। मॉडर्न सोसाइटी बेटर और फास्टर परफॉर्मेंस के लिए एडिक्टेड हो गई है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब आप एडिक्शन शब्द को सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? शायद शराब या ड्रग्स जैसी चीजों को सोचते हैं, लेकिन ये आपको सरप्राइज कर सकता है। तब भी मैं आपको बता दूं कि आप परफॉर्मेंस के एडिक्टेड हो सकते हैं। यह एडिक्शन हमारे बायोलॉजी में डीपली कनेक्टेड है। जबकि डोपामिन का रिलीज एक बार सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ था,
पर आजकल यह हमारी जॉब परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। जब हम बेटर और फास्टर परफॉर्मेंस अचीव करते हैं तो यह हमें रिवॉर्ड करता है और कई कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह सब बहुत आसानी से लॉन्ग टर्म गोल्स द्वारा प्रोवाइड की गई स्टेबिलिटी को भूल जाती हैं। ऑनलाइन कंपनी अमेरिका ऑनलाइन पर विचार कीजिए। कस्टमर एक्विजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल उनके कर्मचारी जब फ्री आवर्स के कॉन्सेप्ट से नए कस्टमर्स को लुभाने का तरीका ढूंढकर लाए थे, तब इन एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस के उस सिंगुलर एरिया पर फोकस करने के लिए इनकरेज किया गया। यानी कि जितना संभव हो सके उतने लोगों ने सिग्नेचर किए और आखिरकार उन्हें प्रति माह 1000 फ्री आवर्स की ऑफर देना शुरू कर दिया। ऑल्दो वे जो कह रहे थे वही वे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए कंपनी का बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब हम कुछ ह्यूमन राइट्स कैंपेन या फेसबुक पर कुछ भी पसंद करते हैं तो यह एक डोपामिन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जो हमें एक टास्क पूरा करने के लिए खुशी देता है। डोपामिन के इस छोटे बर्स्ट के आदी होने से हमें खुद को रोकने के लिए सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन ड्रिवन सैक्रिफाइसेस के साथ बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। यानी एक्चुअली में रियल लोगों के साथ वॉलंटरीली रिश्तों का निर्माण करने की जरूरत होती है। परंतु प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी लाइक पर क्लिक करना आसान बनाती है और एक्चुअल वॉलंटियर वर्क उतना ही कठिन बनाती है जितना हमेशा होता था। दोस्तों, इसका नतीजा यह है कि हम क्विक फिक्स के आदी हो जाते हैं और हम रियल रिलेशनशिप्स पर बिलीव नहीं करते। लीडरशिप के लिए इंटीग्रिटी और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता आवश्यक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब आप एक अच्छी लीडर की कल्पना करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप शायद उनके स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपर्टाइज के बारे में सोचते हैं जो उनको उस फील्ड में एक्सेल करने में मदद करता है जिसमें वो अच्छे हैं। लेकिन वास्तविकता में लीडरशिप ईमानदारी और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने की योग्यता से मिलती है। दोस्तों, हमें अपने लीडर्स पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लीडर्स केवल इंसान हैं और इसलिए हम उनसे हमेशा सही होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने लीडर्स पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि उनमें ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लीडर्स केवल इंसान हैं और इसलिए हम उनसे हमेशा सही होने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? दोस्तों, यही कि वे अपनी गलतियों के बारे में ईमानदार रहें और हमेशा खुद की जिम्मेदारी लेते रहें और जो एक्शन वो लेते हैं उसकी जिम्मेदारी ले। तो ग्रुप के लिए जरूरी सुरक्षा की भावना ईमानदारी और विश्वास की नींव पर समय के साथ धीरे धीरे बनाई जाती है। दोस्तों, इसलिए एक लीडर के पास अपनी ईमानदारी से एक उदाहरण स्थापित करने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए 2009 में राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन को पता चला कि इसकी अर्जेंटीना वाली ब्रांच रिश्वतखोरी में शामिल थी। विस्तृत कवर अप को तैयार करने के बजाय कंपनी के लीडर्स ने अमेरिकी अधिकारी को सूचित किया और जांच में उन्हें सहायता देने की पेशकश भी की। हालांकि इस कार्रवाई का मतलब था कि कंपनी को $10 लाख की पेनल्टी का भुगतान करना था। वे अपनी ईमानदारी को बनाए रखने में सक्षम हुए और इस प्रकार अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज का भी विश्वास जीता। इसके अलावा एक बार जब लीडर्स ने अपने ग्रुप का विश्वास जीत लिया होता है दोस्तों, तो उन्हें दूसरों के साथ संबंध बनाकर उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर, कलीग्स या प्रतिद्वंदियों किसी भी व्यक्ति के साथ उनको ईमानदारी रखते हुए उनकी जरूरत पर फोकस करना चाहिए, असली कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। यूएस कांग्रेस को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि संबंधों की कमी लीडरशिप को कैसे प्रभावित कर सकती है। 1990 के दशक तक अधिकांश कांग्रेसी वॉशिंगटन में रहते थे और इसके कारण उनकी रोजाना बातचीत होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोज संयोग पर ही कानून बना दिए गए। आज हालांकि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य कहीं और रहते हैं और कुछ दिनों के लिए वॉशिंगटन में आते हैं, तो इसका परिणाम रहा कि कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम अप्रूवल रेटिंग आ रही है। दोस्तों, एक लीडर होने का मतलब है कि एक विजन को पूरा करने के लिए दूसरों को अपने आप से हमेशा आगे रखना चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने देश के अलग लीडर्स के लिए वोट करने के लिए वोटिंग बूथ पर जाते हैं तो आप किन बातों पर विचार करते हैं? आप किस तरीके के पर्सनल क्वालिटीज की तलाश करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आप एक रेगुलर पर्सन को वोट नहीं करना चाहते बल्कि एक लीडर को करना चाहते हैं? तो मूल रूप से एक लीडर भविष्य के लिए एक विजन बनाता है दोस्तों, जिसे पूरा ग्रुप फुलफिल करने के लिए प्रेरित होता है। हालांकि प्रत्येक ग्रुप के सदस्य के पर्सनल गोल्स भी होते हैं, पर पूरे समूह को एकजुट रहने के लिए पर्पस की जरूरत होती है और ये पर्पस लीडर के विजन से आता है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स के बारे में सोचिए। उनका लक्ष्य अरबों डॉलर कमाना नहीं था और न ही एक महान कंपनी बनाना था। उनका सपना हर डेस्क पर एक कंप्यूटर रखना था। यही वो विजन है जिसने इंश्योर किया कि माइक्रोसॉफ्ट
खुद को प्रॉफिट और पॉसिबिलिटी के अबंडेंस में नहीं खो देती और इसके बजाय बाजार का एक प्रमुख फोर्स बन जाती है और बनी हुई है दोस्तों। फ्यूचर के लिए एक विजन प्रदान करके लीडर्स वास्तव में नेतृत्व की सेवा करते हैं। दरअसल सच्चे लीडर समझते हैं कि उनका कर्तव्य उन लोगों की सेवा करना है जो उनको फॉलो करते हैं। हालांकि लीडर्स कुछ विशेष अधिकारों का आनंद उठाते हैं, पर ये अधिकार उन लोगों की भारी जिम्मेदारी की कीमत पर आते हैं जिनका वे नेतृत्व करते हैं। संकट के समय में एक सच्चा लीडर अपने ग्रुप की भलाई के लिए अपने सभी पर्सनल रिसोर्सेज का उपयोग करता है। यह सिद्धांत मेरीन क्रॉप्स में काफी शाब्दिक रूप लेता है दोस्तों, जहां सबसे अधिक वरिष्ठ सदस्य हमेशा अपना खाना लास्ट में लेते हैं। यह ना तो कोई एग्रीमेंट है दोस्तों, ना ही कोई ऑर्डर है, लेकिन एक स्टेटमेंट है कि लीडर्स अंत में खाते हैं, केवल एक बार जब वे अपनी स्वयं की जरूरतों को सबसे आखिर में रखते हैं। तभी वे कह सकते हैं कि उन्होंने लीडर के रूप में अपनी स्थिति को अचीव कर लिया है। लीडर का सच्चा अर्थ शब्द के भीतर ही पाया जा सकता है दोस्तों। लीडर शब्द के भीतर ही आपको लोगों को एक निश्चित दिशा में लीड करना आना चाहिए, उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए और उन्हें उस पर चलने के लिए एक पर्पस देना चाहिए। और उस रास्ते पर चलने के लिए लीडर्स को यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है समूह का हर सदस्य उस पाथ पर अंत तक चलता रहे। इसके लिए लीडर को हमेशा आखिर में चलना चाहिए।